हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोई अच्छा वीडियो ढूँढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें हम इंग्लिश ग्रामर का फुल रिवीजन करेंगे और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बॉस जानना चाहता था कि मैंने काम कैसे किया था। तो यहाँ पर हमें इसका करना क्या है? इसका हमें ये करना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें कौन-सा ऑप्शन फिट बैठेगा वो हमें लगाना है। तो पहले देखो इसको पहचानते हैं कि ये किस टाइप का है। तो दिस सेंटेंस इज़ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या बता रहा है? एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन वाला नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। टू पिक द राइट आंसर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर टू सिंपल रूल्स। हमें यहाँ पर अपना आंसर को जानने के लिए दो सिंपल रूल को समझना होगा। देखो एग्ज़ाम में थोड़े से टफ लेवल के ही आते हैं, उसी तरीके से मैं इंक्लूड करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताएँगे। थोड़ा टफ लेवल आज का मैंने रखा है। तो देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का स्टाइल क्या है। इफ़ यू आस्क समवन डायरेक्टली द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द पर्सन। अगर आप डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है। तो यही रूल हम फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा होगा, इसका स्टाइल ये रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द पर्सन। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें अपना जो आंसर फाइंड करना है वो किस में करना है? स्टेटमेंट में करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना होगा तो स्टेटमेंट बन जाएगा ना, बस सिंपल समझ लो। जब डायरेक्ट हुआ होगा तो वो एक क्वेश्चन रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट बाद में। क्योंकि ये स्टेटमेंट बन गया है तो हमें क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट पहले चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सोच लो। सो द पर्सन मस्ट कम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द वॉस वॉन्टेड टू नो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए हमें, तो हो जाएगा हमारा हाउ आई हैड। द बॉस वॉन्टेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। उसमें क्वेश्चन में हाउ रहा होगा तो इसमें भी हाउ आ गया है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक स्टेटमेंट जब बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जब स्टेटमेंट बन जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हाउ आई हैड। सिंपल है, दोनों तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डैश ऑफ द डिजीज्ड वर फाउंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। मृतक के अवशेष मिले। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा? रिमेन, रिमेन्स, रिमेनिंग या फिर रिमेन्ड। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो रिमेन्स का यूज़ होगा, REMAINS। और याद रखना है इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। रिमेन्स का मतलब रिमेन नहीं है, रिमेन्स का मतलब होता है शव। जो डेड बॉडी होती है उसको रिमेन्स बोलते हैं। इसका अर्थ होता है मृत शरीर के हिस्से। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, याद रखना है। द वर्ड रिमेन्स इज प्लूरल नाउन यूज टू रेफर अ डेड बॉडी और वॉट इज लेफ्ट ऑफ समथिंग। इट इज़ यूजली यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म। या डेड बॉडी के लिए रिमेन्स का यूज़ हो रहा है। रिमेन मीन्स होता है बचा हुआ, रिमेन्स मीन्स होता है डेड बॉडी, तो दैट रिमेन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह शायद ही घर पहुंची होगी कि बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर जो हार्डली है, हार्डली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में अक्सर इन्वर्जन होता है। अब ये इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में वर्ब आएगा। इसका आपको याद रखना, इन्वर्जन क्या होता है? हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, रेयरली, इन सब के से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा याद रखो इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन का मतलब होता है पहले आपका वर्ब आएगा उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा। वर्ब पहले आएगा। तो यहाँ पर याद रखना है खास करके पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, ये याद रख लेना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट टेंस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैड शी, यानी कि हम वर्ब हैड को पहले रखेंगे, शी सब्जेक्ट है तो उसको हम बाद में करेंगे। हैड, हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन का मतलब ही होता है वर्ब पहले आएगा उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर रेमिनिसेंट का आपको सही स्पेलिंग बताना है। इसका मतलब होता है याद दिलाना या याद रखना, टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, यानी कि याद दिलाना, इसका ये सेंस निकलता है। तो राइट ऑप्शन REMINISCENT होता है। REMINISCENT रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद दिलाना। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी।
स्कोर ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया। इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है, ये क्या डिनोट करता है? देखो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी होती है एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। थोड़ा बड़ा वर्ड देख के पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने इससे पहले एक बुकैप का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आपका फुल रिवीजन करवाया था मैंने। आपने वो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यानी इनकम्बेंसी का मतलब होता है एक आधिकारिक पद या फिर जो ड्यूरेशन जहाँ पर उसने पद को धारण किया, यानी एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। इनकम्बेंसी का मतलब हो जाएगा पोजीशन को होल्ड करने वाला। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। टू, ऑफ, फ्रॉम, एट का क्या यूज़ होगा? देखो प्रिवेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है और ये याद रखना है कि यहाँ पर जब प्रिवेंट फ्रॉम होगा, प्रिवेंट के साथ में ING भी आएगा तो यहाँ पर वर्किंग का यूज़ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, याद हो गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश आस्मा। इसका प्रोनाउंसिएशन आस्मा होता है, आस्थमा बोलते हैं, अस्थमा वैसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योर का मतलब होता है इलाज करना, ठीक करना। इसके साथ में स्टैंडर्ड प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो यहाँ पर जो ये अंडरलाइन वर्ड है ऑलवेज, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये क्या है। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, ये क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दिस इज योर होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएंगे कि ऑलवेज यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब है, क्या है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्या है। ABCD में से बता देना और अपना होमवर्क मुझे जरूर कमेंट करना। मैं पर्सनली रीड करती हूँ आपके कमेंट्स को। ही इज़ लाइक माई फादर। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज किया था बच्चों को जब ये आया था। ही इज़ लाइक माई फादर, यहाँ पर ही और फादर के बीच में ये क्या बता रहा है? वह मेरे पिता के जैसा है, वह मेरे पिता जैसा है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है। The word like is used here to show a comparison between he and my father functioning as a preposition। तो याद रखना है ये संबंध बताए वो preposition है। क्वेश्चन नंबर 10 है ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो ईच यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है और याद रखना है ईच यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। अब यहाँ ये देखो ये कहीं से नाउन लग रहा है नहीं ना, तो ये प्रोनाउन है। तो ऐसे समझ लो एक सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है और ये क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हियर ईच इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफरिंग टू एवरी सिंगल वन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाए? ये प्रोनाउन है, टिक नहीं लगा है पर याद रखना है ये क्वेश्चंस इंडिविजुअली बता रहा है। तो ये रेफरिंग टू एवरी सिंगल वन क्वेश्चंस इंडिविजुअली। तो राइट ऑप्शन यहाँ प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 11 है टू बकल डाउन। इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, गंभीरता से काम करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? इडियम टू बकल डाउन का मतलब है पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 शी आस्क्ड अस इफ वी हैड एनीथिंग टू से। तो इसका हमें डायरेक्ट बनाना है। ये इनडायरेक्ट दिया है हमें बना के आंसर दिया है, इसका हमें डायरेक्ट बनाना है। क्या रहा होगा? तो ये रेड वाला आंसर आया है। तो देखो इनडायरेक्ट स्पीच में जो इफ होता है वो हमें क्या बताता है? इफ हमें बताता है कि ये यस और नो वाला क्वेश्चन था। टेंस और प्रोनाउन को बदलकर डायरेक्ट स्पीच में जो सही रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर इफ हमें अगर इफ दिख रहा है तो ये जान लो ये यस नो वाला क्वेश्चन ही रहा होगा। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन रहा होगा तब तो स्टेटमेंट बना है ये जाके। तो डायरेक्ट इसका क्या बनेगा? ये क्वेश्चन वाला बनेगा। तो यहाँ पर देखो हैड से देखो पहचान लो इसको। क्या क्या पहचानना है हमें? हैड पहचानना है। हैड दिख रहा है, अगर हैव होगा तभी तो हैड किया होगा हमने यहाँ पर। तो अब हमें क्वेश्चन में हैव ढूंढ रहा है। हैव का हैड चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हैड है, यहाँ पर सी में भी हैड है और डी में भी हैड है। बट हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्ट हैव से स्टार्ट करने वाला चाहिए। तो हैव यू एनीथिंग टू से, हमें क्वेश्चन बनाना है। हैव यू एनीथिंग टू से, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सी सेड टू अस हैव यू एनीथिंग टू से, वर्ड वगैरह नहीं लगता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हीं से सेंटेंस जुड़ा हुआ हमें मिलता है। तो यही हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी जब बनता है तो इट से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ही सेड कॉमा इन्वाइटेड टू गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। उसने कहा अलविदा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए बिड अड्यू या फिर बिड गुड बाय स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? गुड बाय कहने के लिए बिड अड्यू या फिर गुड बाय स्ट्रक्चर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। और बिड क्या है? बिड का पास्ट फॉर्म है। तो द वर्ब बिड पास्ट टेंस बिड हो जाएगा। द टिपिकली यूज्ड विद गुड बाय इन डायरेक्ट नरेशन टू एक्सप्रेस फेयरवेल, विदाई के लिए। तो ही बिड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, इनको हम टू से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना।
स्पेशली हमें यहाँ पर इनफ का रूल पूछा जा रहा है कि इनफ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो याद कर लो, एडजेक्टिव के से बाद में हमेशा इनफ आता है, एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो यहाँ पर इनफ गुड, तो यहाँ पर इनफ पहले आ गया है क्योंकि हमें पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर देखो गुड एडजेक्टिव है, इनफ यहाँ पर इस तरीके से यूज होगा, माई ब्रदर इज गुड इनफ टू हेल्प मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, शी इज डैश टू बाय दैट एक्सपेंसिव कार। कार खरीद वह उस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर है। तो यहाँ पर भी याद रखना, अगेन एडजेक्टिव रिच के बाद इनफ आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ आएगा। तो यहाँ पर रिच इनफ हो जाएगा। एडजेक्टिव प्लस इनफ का ही यूज होता है, ये यूज सीख लो, यूजेज आते हैं एग्जाम में, पूछे भी जाते हैं कहाँ पर किस तरीके से क्या यूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, द वाटर इज डैश टू ड्रिंक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होगा, एडजेक्टिव क्लीन के बाद में इनफ आएगा। तो द स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ आएगा। तो क्लीन एडजेक्टिव है और बाकी इनफ उसके बाद आएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑफन का यूज हमें यहाँ पर देखना है, सही बाकी चुनना है जहाँ पर ऑफन का सही यूज हुआ हो। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, याद रखना एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, अभी मैंने एक होमवर्क भी पूछा है, उसका भी ध्यान रख लेना, अभी इसका आंसर आपको पता चल जाएगा अपने होमवर्क का। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में ऑफन, नेवर, सेल्डम आमतौर पर जो मेन वर्ब होती है उससे पहले आते हैं, ये याद रखना है। कहाँ पर एक्सेप्शन होता है वो भी हम आगे देखेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑफन यूजली गो बिफोर द मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब से पहले कहाँ पर ऑफन लगा है, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिफोर मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखो ए में ऑफन, तो ये तो नहीं होगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी में वॉच, यानी मेन वर्ब पहले आ गया है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या चाहिए, हमें बिफोर मेन वर्ब चाहिए, हमें ऑफन कहाँ लगा होना चाहिए, बिफोर मेन वर्ब। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बी ऑफन वॉच मूवीज, तो यहाँ ऑफन के बाद में मेन वर्ब लगाया है, तो बिफोर मेन वर्ब हम ऑफन का यूज करेंगे। शी डैश सेड यूज सेल्डम, सेल्डम का यूज हमें यहाँ पर करना है, कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर वह शायद ही कभी दुखी होती है। तो रूल अलग है यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखें, जब सेंटेंस में वर्ब टू वी, अब टू वी वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, टू वी वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। एडवर्ब फ्रिक्वेंसी यानी टू वी के इसमें फ्रिक्वेंसी में टू वी के वर्ब के बाद आएगा, यहाँ पर टू वीवर जो है उसके बाद में हमारा जो भी है एडवर्ब फ्रिक्वेंसी आएगा। एडवर्ब फ्रिक्वेंसी गो आफ्टर द वर्ब टू बी, तो अब याद रख लो यहाँ पर सेल्डम क्या आएगा, यहाँ पर पहले हमारा वर्ब टू बी आएगा, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। याद रखना अगर वर्ब टू बी है तो पहले रूल अप्लाई हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था हम क्या यूज कर रहे थे, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफन यूजली बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले हो रहा था। अब यहाँ पर जो टू बी है उसके बाद में होगा। समझ आ गया, ये एक्सेप्शन याद रखना, इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। दे डैश विजिट देयर रिलेटिव्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अब आप सोच लो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है वह अपने रिश्तेदारों से, वो अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। एडवर्ब ऑफन, यहाँ पर जो मेन वर्ब विजिट से पहले आएगा। एडवर्ब फ्रिक्वेंसी यूजली गो बिफोर द मेन वर्ब, तो यहाँ पर ऑफन विजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम नेवर लेट, आई नेवर एम लेट, नेवर आई एम लेट, आई नेवर लेट एम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी नेवर वर्ब टू बी के बाद आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई एम नेवर लेट, आई एम नेवर लेट, टू बी के बाद में हम यहाँ पर यूज, अगर टू बी नहीं है तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लेसमेंट ऑफ ओनली। अब देखो ओनली का यूज कहाँ होता है, किस तरीके से सेंटेंस में ओनली का यूज होता है। ओनली उस शब्द के ठीक पहले आता है जिसे वह मॉडिफाई कर रहा हो। यहाँ पर ओनली राम का मतलब है सिर्फ राम ने किताब दी है, किसी और ने नहीं। द वर्ड ओनली शुड बी placed immediately before the word it modifies to convey the exact meaning। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली राम gave me a book। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 और 22 को बहुत ध्यान से देखना। नाउ द डैश हैव गोन हाइस, तो यहाँ पर जब पैसे के सेंस में जब वेजेस का यूज होगा तो यहाँ पर मजदूरी और वेतन का सेंस निकल रहा है। तो एक प्यूरल नाउन है, इसके साथ में हम प्यूरल वर्ब हैव गॉन का यूज करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेमेंट फॉर वर्क। वेजेस इज अ प्यूरल नाउन, तो यहाँ पर वेजेस हो जाएगा और इसके साथ में प्यूरल वर्ब आएगी जब वेतन की बात होगी। और जब यहाँ पर जो वेजेस है जब पाप का काम करेगा, पाप का फल मौत है, तो यहाँ पर यह भी एक प्रसिद्ध कहावत है, या वेजेस को एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, वेतन में प्यूरल और पाप में सिंगल।
क्वेश्चन नंबर 23 है एवरी डैश वॉज अप्लाइड फॉर गेटिंग द जॉब डन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? काम करवाने के लिए हर तरीका अपनाया गया। तो यहाँ पे मीन्स हो जाएगा। मीन्स का मतलब होता है सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों में ही यूज किया जाता है इसको। एवरी के साथ सिंगुलर फॉर्म मीन्स का मतलब है यहाँ पर वॉज का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। मीन्स का मतलब होता है तरीका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है डैश इज एन इंडोर गेम। तो यहाँ बिलियर्ड्स हो जाएगा। बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, एस से एंड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर इसका यूज होगा। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है द डैश फ्रॉम द सेल वर डोनेटेड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब है मुनाफा। एक प्लूरल नाउन है जिसका अर्थ है बिक्री से जो धन प्राप्त होता है, उसके सेंस में प्लूरल वर्ब वर का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसीड्स, डबल ई डी एस, यानी मुनाफा की बात हो रही है यहाँ पर। वर्ब भी लगेगा, याद रखना प्लूरल वर्ब आता है इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द काउ लिप्स डैश ग्रास एंड वेजिटेशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? घास और वनस्पति खाकर गाय जीवित रहती हैं। कोई जानवर जब किसी चीज को खाकर जीवित रहता है तो लिव ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। द एक्सप्रेशन इज लिव ऑन व्हेन रेफरिंग टू व्हाट एन एनिमल ईट्स टू सर्वाइव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लिसनिंग टू द स्टोरी आई वॉज मूव्ड टेस्ट टीयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो? कहानी सुनकर भावुक होने लगा। तो यहाँ पर हम मूव्ड टू टीयर्स, टू का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसमें? तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगी, यहाँ पर सी हो जाएगा, या अरे सी नहीं है, ये ऊपर वाला हो जाएगा ई डबल एफ। स्पेलिंग हो जाएगी ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी ई। और कोई मुझे कमेंट करके इसका मतलब बताना एफ्लोसेंस का मतलब क्या होता है। इसका अगर आगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। एफ्लोसेंस का मतलब क्या होता है ये मुझे कमेंट करके बताना। 29 है हेमरिज का स्पेलिंग बताना आपको क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर सी हो जाएगा HAEMORRHAGE, HAEMORRHAGE यही होता है इसका। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इसमें परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता, दृढ़ निश्चय करना। तो PERSEBERANCE। तो यहाँ पे ई और ए में बहुत कंफ्यूजन है, तो RANCE होती है, परसिवरांस ऐसे याद कर लो। तो ये थे आज के 31 क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।